नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का एक रिवीजन करेंगे। हम इसको 6 हेडलाइन से पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम बैकग्राउंड, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और अदर पॉइंट या कह सकते हो असेसमेंट। बैकग्राउंड, having an understanding of the events which took place before Government of India Act 1935 was passed will help us capture the intention behind the provisions of Government of India Act 1935। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ तो उसके पास होने के कुछ सालों में, मतलब कुछ टाइम पहले कह सकते हो 2 साल 3 साल में, कौन कौन से ऐसे मेजर इवेंट हुए थे, क्योंकि उन इवेंट का जो प्रभाव है, उन इवेंट का जो इफेक्ट है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ऊपर जरूर पड़ा होगा। हुआ क्या है कि 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास कर दिया था। कब? 1919 में, ठीक है जी, जिसे मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इस एक्ट के प्रोविजंस में, इस एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से साल 1927, ये 1919 इसके 10 साल बाद बोला था, लेकिन 1927 लिख देता हूं। 1927 में एक कमीशन सेटअप किया गया जिसका नाम था साइमन कमीशन। एक्चुअली क्या था ना, बोला गया था 10 साल के बाद एक ऐसा कमीशन अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन उसको तो ये होना था 1929 में, लेकिन इसको 1927 में ही अपॉइंट कर दिया गया, कमीशन बना दिया गया। साइमन कमीशन का काम था कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रोविजंस का रिव्यू करे और प्रपोज करे भारत में कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए। प्रपोज क्या करे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कौन कौन से होने चाहिए। बट इंडियन नेशनलिस्ट लीडर वो इस कमीशन का क्या विरोध कर रहे थे, और विरोध इसलिए था कि भारत का ही कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया जा रहा है, रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, बनाया जा रहा है। प्रपोज करने के लिए जो कमीशन बनाया गया है उस कमीशन में एक भी इंडियन नहीं है। इंडियंस लीडर अपोज द साइमन कमीशन बिकॉज देयर वाज no Indian representative in the commission which was formed to propose constitutional reforms for India. British government acknowledged the discontent and asked Indian leader to prove that they could draw up a constitutional which is acceptable to all sections of Indian society and कम्युनिटीज। भैया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन लीडर्स को बोला कि आपको लगता है कि आप एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो जिसमें इंडियन के सभी जो वर्ग हैं उनकी सहमति हो, तो आप एक रिपोर्ट बनाकर दे सकते हो हमें। हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिफॉर्म बनाएंगे उस टाइम पे जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट होगी उसके साथ साथ आपकी रिपोर्ट को भी क्या है कंसीडर कर लेंगे। तो इंडियन लीडर ने भी एक कमेटी बनाई जो रिपोर्ट रेडी करनी है उसके लिए, और उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और इस कमेटी की रिपोर्ट को कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। तो आप ध्यान रखना, ठीक है, मोतीलाल नेहरू इस कमेटी के क्या थे? चेयरमैन। तो कुछ टाइम बाद क्या है, साइमन कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट को रेडी करके क्या है पब्लिश कर दिया, उनको भेज दिया। चलो जी, ठीक है। ऊपर से जिन्ना ने क्या किया, ये तो नेहरू रिपोर्ट होगी, साइमन कमीशन रिपोर्ट होगी, ठीक है जी। उसके बाद जिन्ना ने भी 14 पॉइंट दिए थे, जिन्हें जिन्ना 14 पॉइंट कहा जाता है। ये जिन्ना ने इसलिए दिए थे कि मुस्लिम डिमांड को नेहरू रिपोर्ट में अच्छे से माना नहीं जा रहा था, इसलिए जिन्ना ने भी क्या है एक 14 पॉइंट की एक रिपोर्ट रेडी करके इनको दी थी, जिसे क्या बोला जाता है? जिन्ना 14 पॉइंट। और जब ये सारी रिपोर्ट आ गई उसके बाद भैया जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 1930 से लेके 1932 तक हुई। अच्छा जी, उसके बाद Based on the recommendation of these three round table conference, white paper published by the British government in 1933 में। तो भैया जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के डिस्कशन और रिकमेंडेशंस के बेस पर 1933 में एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया गया था। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिफरेंट इश्यूज पर जॉइंट कमिटीज बनाई हुई थी, ठीक है, रिपोर्ट ऑफ जॉइंट सेलेक्ट कमिटीज। जो अलग अलग जो इशू हैं उनके लिए इन्होंने क्या है जॉइंट कमिटीज बनाई हुई थी, उनकी रिपोर्ट को भी क्या है शामिल किया गया था। और इन सब रिपोर्ट के बेसिस पे, मतलब साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना के 14 पॉइंट और ये जो कमेटी है इनके जो रिकमेंडेशन थे, इनकी जो रिपोर्ट में लिखी हुई बातें थी, उनके बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया गया। हमने देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रियम्बल पहली बार देखने को मिला, प्रियम्बल को ऐड किया गया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रियम्बल क्या है मिसिंग था भैया। तो ये तो था भाई एक बैकग्राउंड थोड़ा बेसिक सा कि कहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, 14 पॉइंट जिन्ना के,
ठीक है, जॉइंट कमेटी की जो रिपोर्ट्स हैं वो हो गई। तो इन सारी चीजों को ऐड करके फिर क्या है भैया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया था। तो पीछे की कहानी सुन ली आपने। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अभी भी जो चीजें थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में वो सेम थी भैया। अभी भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथों में ही थी पावर, ठीक है, जो ब्रिटेन में बैठते हैं, और वायसराय की हेल्प से वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहे थे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मैं लिख देता हूं भैया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में हमने देखा था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की हेल्प के लिए 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई थी। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे भैया इस टाइम पे, लॉरेंस डुंडांस। और वायसराय की हेल्प से ये क्या है, इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको संभाल रहे थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में हमने देखा था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की हेल्प के लिए 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई थी। और अब क्वेश्चन ये है, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ चेंज हुआ था? तो भैया बिल्कुल हुआ था। वो क्या चेंज था? इससे जो 15 मेंबर की काउंसिल थी ना, इसको इंडियन काउंसिल भी बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट चेंज क्या हुआ, इंडियन काउंसिल कॉल्ड एडवाइजर्स। अब इंडियन काउंसिल को एडवाइजर्स कहा जाएगा, और एडवाइजर की जो संख्या 15 थी उसको घटाकर कितनी कर दिया जाएगा भैया, 6 कर दिया जाएगा। अच्छा जी, पहले 15 थी, अब 6 हो जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में बर्मा को इंडिया से अलग कर दिया गया था, हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। और अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो इंडिया के लिए है, इसको सिर्फ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया नहीं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया एंड बर्मा कहा गया। उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे भैया, लॉरेंस डुंडांस, ऑल्सो कॉल्ड सेकंड मार्कस ऑफ जेटलैंड। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भैया ये बने थे, लॉरेंस डुंडांस बने थे, डुंडास बने थे क्या, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड बर्मा। ये पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे दोनों के लिए, ठीक है। तो ये चेंज हुए थे कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। उसके बाद है भैया थर्ड पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन को लेके कोई चेंज नहीं हुआ था। जो चीज़ें इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 में थी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में थी, वायसराय हैव पावर टू इशू ऑर्डिनेंस, मतलब वायसराय के पास पावर थी ऑर्डिनेंस इशू करने की। फ्रॉम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर थे, 3 इंडियन और 3 इंडियन अलाउड थे जिसमें, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में थी वही चीज़ें यहाँ पे सेम थी। डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 चेंज एनीथिंग? तो भैया बिल्कुल। उसके बाद है सेंट्रल लेजिस्लेचर, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है। इसमें क्या है भैया, इसको देखने से पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या चेंज हुआ है नहीं हुआ, उससे पहले हमें देखना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या था। उसके हिसाब से भाई पता चलेगा ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या था और 1935 में क्या लाया गया। चलो जी स्टार्ट करते हैं, क्या है। तो भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर की संख्या थी टोटल, वो थी भैया 145। अच्छा जी ठीक है। और काउंसिल ऑफ स्टेट में जो संख्या थी वो थी भैया 60, 27 और 33 हो गया 60। अच्छा जी, जिसको बोला जाता है अपर हाउस, ये हो गया लोअर हाउस। इन दोनों में कुछ इलेक्टेड होके आते थे, कुछ नॉमिनेट होके आते थे पर्सन। ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो ऑफिशियल जो ये मेंबर होते थे, ये क्या होते थे भैया, ये आते थे सिविल से, मिलिट्री सर्विसेज से, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो सिविल सर्विस हो गई, मिलिट्री सर्विसेज हो गई, यहाँ से ये लोग आते थे, ठीक है। ये ऑफिशियल और ऑफिशियल, ये नॉन ऑफिशियल हो गए, ठीक है। नॉन ऑफिशियल की संख्या कितनी थी यहाँ पे, 10 है यहाँ पे, ठीक है। और ऑफिशियल की 17, और ऑफिशियल की संख्या नॉमिनेटेड में लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी थी भैया, ऑफिशियल की 26, नॉन ऑफिशियल की 15। इसमें अपर हाउस में काउंसिल ऑफ स्टेट में जो नॉमिनेटेड पर्सन थे उनकी संख्या थी ऑफिशियल में 17 और नॉन ऑफिशियल में 10। बाई 1919 ऑल द मेंबर इन सेंट्रल लेजिस्लेचर वर फ्रॉम ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड नॉट फ्रॉम प्रिंसली स्टेट। तो भाई यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि जो ये मेंबर थे ना, सब जो मेंबर थे ये ब्रिटिश प्रोविंस से आते थे, न कि प्रिंसली स्टेट से। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में काफी चेंज हुए। सबसे पहला चेंज क्या हुआ, लेजिस्लेटिव असेंबली की जो संख्या थी टोटल मेंबर्स की वो थी 145, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 375। काउंसिल ऑफ स्टेट की जो संख्या थी सीट की वो थी पहले 60, और अब इनको बढ़ा के 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये कर दी 260। उसके बाद सेकंड चेंज क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैड प्रपोज्ड टू एस्टैब्लिश एन ऑल इंडिया फेडरेशन एंड दिस फेडरेशन शुड consist of
प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट। तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रपोज किया कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई जाएगी जिसमें ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट दोनों के मेंबर्स को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। अच्छा जी ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में 375 जो सीट हैं टोटल, उसमें प्रिंसली स्टेट की 125 और ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस की 250। और जो काउंसिल ऑफ स्टेट है जिसमें टोटल सीट थी 260, इसमें ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस से 156 सीट आएंगी और जो प्रिंसली स्टेट है उनको मिलेंगी 104 सीट। अच्छा जी ठीक। उसके बाद जो थर्ड चेंज था वो ये था कि लेजिस्लेटिव असेंबली नाउ कॉल्ड फेडरल असेंबली, अब लेजिस्लेटिव असेंबली को फेडरल असेंबली कहा जाएगा। उसके बाद फोर्थ चेंज, प्रिंसली स्टेट वर फ्री टू ज्वाइन और नॉट टू ज्वाइन द फेडरेशन। भाई प्रिंसली स्टेट कि अपनी खुद की मर्जी होगी कि वो फेडरेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं चाहते, और अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं टू ज्वाइन द फेडरेशन दे हैड टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो भैया उनको अगर ज्वाइन करना है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करना पड़ेगा उनको। उसके बाद फिफ्थ चेंज क्या था, देखो भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फर्दर extended the principle of communal representation by providing separate electorate of Muslim, Sikh, European और landlords और women and labor ETC। तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कम्युनल जो रिप्रेजेंटेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के मुकाबले और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। मुस्लिम्स के साथ साथ यूरोपियन, लेबर्स और वुमेन, सिख, यूरोपियन हो गए, इन सब को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सभी सब्जेक्ट को, ये 1919 की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 1935 की बात नहीं कर रहा, 1919 में सभी सब्जेक्ट को सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया था। जो सब्जेक्ट ऑल इंडिया इंटरेस्ट के थे या फिर जिनमें पाया गया कि देश में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ऐसे सब्जेक्ट को सेंट्रल लिस्ट में डाला गया था, लाइक डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, करेंसी, पॉलिटिकल रिलेशन, ये सब को किसमें, सेंट्रल जो लिस्ट थी उसमें डाला गया था। इसके अलावा जो 50 प्रोविंशियल सब्जेक्ट को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया था। उसके बाद भैया 6 पॉइंट है, ये हमारा कह सकते हो, ठीक है, जो चेंज हुआ। देखो भैया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 सभी सब्जेक्ट को सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया था। जो सब्जेक्ट ऑल इंडिया इंटरेस्ट के थे या फिर जिनमें ये पाया गया कि देश में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ऐसे सब्जेक्ट को सेंट्रल लिस्ट में, सेंट्रल सब्जेक्ट की लिस्ट में डाल दिया गया, लाइक डिफेंस हो गया, फॉरेन पॉलिसी, करेंसी, पॉलिटिकल रिलेशन। सब्जेक्ट विच वर ऑफ ऑल इंडिया इंटरेस्ट इन रिगार्ड टू विच यूनिफॉर्मिटी इन लेजिस्लेशन वॉज नेसेसरी for whole of India were regarded as central subject, for example defense, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी, पॉलिटिकल रिलेशन, करेंसी, ये सब। और इसके अलावा जो 50 प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे, इसमें संख्या लिख देता हूँ भैया मैं, 50 जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। 2 पार्ट कौन से थे, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व्ड सब्जेक्ट। अब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट क्या, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नर एंड इंडियन मिनिस्टर, एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। भैया जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट पर गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल लॉ बनाएगी और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पे गवर्नर और इंडियन मिनिस्टर लॉ बनाते थे। अच्छा जी चलो ठीक है। अब देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या चेंज हुआ इस चीज़ को लेके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो ये सब्जेक्ट थे इनको 2 पार्ट में नहीं 3 पार्ट में बांटा गया। पहला था सेंट्रल, जिसको या फिर आप फेडरल सब्जेक्ट कह सकते हो, सेंट्रल सब्जेक्ट कह सकते हो, ठीक है। दूसरा था कंकरेंट, टी आएगा, कंकरेंट सब्जेक्ट। और थर्ड था प्रोविंशियल सब्जेक्ट। इसमें रखे गए थे 59 टॉपिक्स जिनके ऊपर ये लॉ बना सकते हैं सेंटर। कंकरेंट में दोनों लॉ बना सकते हैं, 36 मैटर थे, और प्रोविंशियल सब्जेक्ट में कितने थे भैया, 54। इसके अलावा एक जो बड़ा चेंज हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, हमने देखा पीछे, अभी मैंने आपको बताया, प्रोविंशियल सब्जेक्ट को ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व्ड सब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। इस तरह का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है वो अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट से हटाकर किस में कर दिया, सेंट्रल सब्जेक्ट में कर दिया। जो फेडरल सब्जेक्ट या सेंट्रल सब्जेक्ट हैं उनमें कर दिया गया। मीन्स फेडरल सब्जेक्ट को ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। जैसे कि ये हो गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और ये हो गया हमारा रिजर्व्ड सब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड जो सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर लॉ कौन बनाएगा, वायसराय और उनके मिनिस्टर।
और रिजर्व सब्जेक्ट पे एडमिनिस्ट्रेटेड बाय वायसराय और हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। मतलब इन सब्जेक्ट पे ये लॉ बनाएंगे, इन सब्जेक्ट पे ये लॉ बनाएंगे। तो सेंट्रल लेवल पे हमें 2 लॉ मेकिंग बॉडी है वो देखने को मिली, यानी सेंट्रल लेवल पे हमें डबल गवर्नमेंट देखने को यहाँ पे मिल रही है। होप आप अभी समझ रहे होगे अच्छे से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस डायरेक्टली एट सेंट्रल लेवल, और इसलिए ये बोला गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में सेंट्रल लेवल पे डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, जो कि दिस वॉज वन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ साइमन कमीशन, जो कि साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन पे किया गया था। तो भैया ये क्लियर था, फेडरल सब्जेक्ट पे लॉ सेंट्रल लेजिस्लेचर बनाएगी, प्रोविंशियल सब्जेक्ट पे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, और कंकरेंट लिस्ट पे ये दोनों बनाएंगे। रेजिडुअल सब्जेक्ट, द पावर टू मेक लॉज ऑन रेजिडुअल सब्जेक्ट वॉज गिवन टू वायसराय। तो भैया अब रेजिडुअल सब्जेक्ट क्या है? तो ऐसा है कि ऐसा कोई सब्जेक्ट आ जाए जो इन तीनों का पार्ट है ही नहीं। इन तीनों में जो मैंने आपको पीछे बताया है, कंकरेंट लिस्ट जिसपे एक प्रोविंशियल बनाएगा, एक सेंटर बनाएगी, और एक हो गई कंकरेंट जिसमें दोनों बनाएंगे। तो इन तीनों में क्या है, वो सब्जेक्ट है ही नहीं। इन तीनों में वो सब्जेक्ट है ही नहीं, इन तीनों का पार्ट वो है ही नहीं। जो टॉपिक ऐसा आ जाए जिसके ऊपर लॉ बनाना है, तो उसको बोला जाएगा रेजिडुअल सब्जेक्ट। अब ऐसे सब्जेक्ट को किसी ना किसी सब्जेक्ट में ऐड किया जाएगा, बट इसके लिए बहुत टाइम लग सकता है। तो ऐसे सब्जेक्ट को क्या है भैया, किसी ना किसी में ऐड किया जाएगा, और इसके लिए टाइम तो लगेगा। इसलिए वायसराय को ये पावर दी गई कि वो किसी रेजिडुअल सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है। तो ये चेंज हुए भैया सेंट्रल लेजिस्लेचर में। अब देखते हैं हम प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या चेंज हुए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर देयर इन 9 प्लेसेस। तो भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर 9 जगह पे थी। कौन कौन सी 9 जगह थी? यूनाइटेड प्रोविंस, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, असम, बर्मा, पंजाब, बिहार, उड़ीसा और सेंटर प्रोविंस। उसके अलावा एडिशनल मेंबर वर इंक्रीज, एडिशनल मेंबर की संख्या को बढ़ा दिया गया था, जिसमें कुछ मेंबर इलेक्टेड होके और कुछ नॉमिनेटेड हुआ करते थे। इलेक्टेड मेंबर में से 3 या 4 को मिनिस्टर बनाया गया था प्रोविंस लेवल पे। ये हमारे एडिशनल मेंबर हो गए, कुछ नॉमिनेटेड होके आएंगे, कुछ इलेक्टेड होके आएंगे। ऑफ दिस इलेक्टेड मेंबर 3 या 4 मेंबर्स को विल बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर। उसके बाद है भैया प्रोविंशियल सब्जेक्ट, और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और एक रिजर्व्ड सब्जेक्ट, जो मैंने आपको पीछे भी बताया, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व्ड सब्जेक्ट। इसके ऊपर अगर ऐसे कोई सब्जेक्ट हैं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, तो उनके ऊपर लॉ कौन बनाएगा? एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नर एंड इंडियन मिनिस्टर। और इसके ऊपर लॉ कौन बनाएगा? गवर्नर और हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यानी प्रोविंशियल लेवल पे 2 लॉ मेकिंग बॉडी थी, और 2 लॉ मेकिंग बॉडी का मतलब तो 2 गवर्नमेंट। तो हम यहाँ कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रोविंशियल लेवल पे डायरेक्ट इंट्रोड्यूस की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात हो रही है यहाँ पे, कभी आप 1935 की बात ले बैठो, नहीं, 1919 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस डायरेक्टली एट प्रोविंशियल लेवल। उसके बाद देखो भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ये तो हमने 1919 का देख लिया सिस्टम। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या किया गया? डिसकंटिन्यूड द डिवीजन ऑफ प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट। तो भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रोविंशियल लेवल पे किए गए इन डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट को हटा दिया। मतलब जो हमने पीछे पढ़ा ना, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व्ड सब्जेक्ट, कह सकते हो डायरेक्ट इनको हटा दिया। अब सिर्फ गवर्नर और इंडियन मिनिस्टर मिलकर प्रोविंशियल सब्जेक्ट पर लॉ बना सकते हैं। यानी प्रोविंशियल लेवल पर अब एक ही लॉ मेकिंग बॉडी रह गई। मतलब पहले क्या थी, 1919 में प्रोविंशियल सब्जेक्ट के ऊपर 2 बना रहे थे, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पे, एक रिजर्व सब्जेक्ट पे। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पे कौन? गवर्नर और इंडियन मिनिस्टर, और रिजर्व सब्जेक्ट पे गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो 2 लॉ मेकिंग बॉडी होगी। अब यहाँ पे क्या उन चीजों को हटा दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। अब सिर्फ एक ही लॉ मेकिंग बॉडी थी, किस पे? प्रोविंशियल लेवल पे। उसके बाद नाउ सेंटर could not interfere in the law made on the subject mentioned in the provincial list by the provinces। तो यहाँ पर यह भी बोला गया प्रोविंशियल लेवल पर सेंटर किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करेगा। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रोविंशियल लेवल पर डायरकी को हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इनटू द प्रोविंसेस
इन प्लेस ऑफ डायरकी, यानी प्रोविंसेस को अब ऑटोनोमस बना दिया गया था। इसके अलावा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में वर नाउ इन 11 प्लेसेस, मतलब जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थी वो 11 प्लेसेस पे थी। 1919 में 9 प्लेसेस पे थी, अब यहाँ पे 11 पे हो गई है। और वो कौन कौन से देखो भैया, यूनाइटेड प्रोविंस, मद्रास, बर्मा, बंगाल, असम, सेंट्रल प्रोविंस, पंजाब, बिहार, बॉम्बे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और उड़ीसा और सिंध। It was one of the demand in Jinnah 14 point to separate Sindh from Bombay। तो भैया बॉम्बे प्रेसिडेंसी से सिंध को अलग करने की जो डिमांड जिन्ना के 14 पॉइंट में थी, और इस डिमांड को पूरा कर दिया गया था। और इस डिमांड के पूरा होने के बाद जिन्ना और मुस्लिम लीग बहुत ही खुश थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फॉर्म 2 न्यू प्रोविंस एंड दीज वर सिंध और उड़ीसा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा उड़ीसा और सिंध को ये 2 सेपरेट प्रोविंस बनाए गए थे। और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आने से पहले ही बन चुकी थी। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ बर्मा बेस्ड ऑन द साइमन कमीशन प्रपोजल, बर्मा एक्ट वाज पास इन 1935 विच सेपरेटेड बर्मा फ्रॉम इंडिया। इसके अलावा बर्मा को इंडिया से सेपरेट कर दिया गया था, जो कि साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन पे किया गया था। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने 6 प्रोविंसेस के प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को बाइकैमरियल बना दिया। और ये 6 प्रोविंसेस कौन से थे, यूनाइटेड प्रोविंस, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, असम और बिहार। ये क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो पीछे वाली वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद है अदर पॉइंट। अदर पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिकमेंडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। तो भैया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने बोला कि अगर 2 स्टेट के बीच कोई विवाद हो जाता है या फिर स्टेट या फेडरल गवर्नमेंट के बीच कोई इशू हो जाता है तो ऐसे इशू को सुलझाने के लिए फेडरल कोर्ट बनाए जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रपोज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन 2 स्टेट एंड और बिटवीन स्टेट एंड फेडरल गवर्नमेंट कह सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑल्सो इन केसेस वेयर डिस्प्यूट अरोज इन मैटर कंसर्निंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अल्टीमेटली भैया 1937 में फेडरल कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया, कहाँ पे, दिल्ली में। फेडरल कोर्ट को दिल्ली में इस्टेब्लिश किया गया कब, 1937 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जो ये फेडरल कोर्ट 1937 में बनाया गया था, इसका नाम बदलकर कब बदला गया नाम, 1950 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट। दिस एक्ट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिकमेंड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ RBI। तो भैया फेडरल कोर्ट के अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में करेंसी और क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी स्टैब्लिश किया गया। और इसके अलावा हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में सेंट्रल लेजिस्लेचर में पढ़ा था पीछे कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की गई थी, जहां पर प्रिंसली स्टेट को ये इजाज़त थी कि वे अपनी मर्जी से फेडरेशन को ज्वाइन कर सकते हैं या उनकी मर्जी है वो ना करें। बट हुआ ये कि प्रिंसली स्टेट ने इस फेडरेशन को ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का फेडरेशन बनाने वाला जो पार्ट है वो कभी इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाया। उसके बाद है भैया इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सफरेज वॉज एक्सटेंडेड टू ए लिटिल मोर देन 30 मिलियन पीपल। तो भैया ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस की इलेक्टेड सीट को फिल करने के लिए 1937 में देश में प्रोविंशियल इलेक्शन ऑर्गेनाइज किए गए, और इन चुनाव में पहले से ज़्यादा लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था। इन चुनाव में अराउंड 30 मिलियन पीपल, बोले तो 3 करोड़ लोग एलिजिबल वोटर थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज द लेंथिएस्ट एक्ट दैट वॉज मेड बिफोर द ईयर 1935, कंसिस्टेड ऑफ 321 सेक्शन, 14 पार्ट्स एंड 10 शेड्यूल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उस समय तक का सबसे बड़ा एक्ट था, जिसमें 321 सेक्शन थे, 10 शेड्यूल थे, 14 पार्ट थे। तो ये था गाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का एक रिवीजन। होप आपको एक बेसिक सा आइडिया हुआ होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या क्या चीज़ें हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।